हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम आपको बताने जा रहे प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन। कहने का मतलब हुआ कि हम प्रीपोजिशन को एक सेंटेंस में कहां कहां रख सकते हैं। जैसा कि डिफिनेशन से क्लियर हो जाना चाहिए कि हम प्रीपोजिशन का यूज जनरली एक नॉन और प्रोनाउन के पहले रखते हैं। प्रीपोजिशन का डिफिनेशन हमें यही बताता है कि एक प्रीपोजिशन का यूज हम लोग नॉन और प्रोनाउन के जस्ट बिफोर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी स्थिति है जहां पे हम प्रीपोजिशन का यूज नॉन और प्रोनाउन के पहले ना करके कहीं और अन्य जगहों पे सेंटेंस में हम करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि किन किन सिचुएशन में हम प्रीपोजिशन का प्लेस बदल देते हैं, पोजिशनिंग उसकी अलग हो जाती है। तो जनरली यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नॉन और प्रोनाउन के पहले आता है, लेकिन हम और कुछ यहाँ पे रूल्स देखेंगे हटकर कि कहां कहां पे नॉन प्रोनाउन के पहले ना होकर के किन्हीं अन्य जगहों पे प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश गुरु। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने जनरल डिफिनेशन वाला ही लिखा है और आज एक और बात मैंने नया करने की कोशिश की है कि मैं थोड़ा हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जरा हिंदी में ज्यादा अच्छा लगता है स्टूडेंट्स को या नहीं। तो देखिए यहाँ पे कि जनरली प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नॉन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है। ये डिफिनेशन से हमारा क्लियर था। जैसा लिखा हमने, शी डज नॉट एग्री विद मी, वह हमसे सहमत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एग्री विद मी प्रोनाउन के पहले आया। ही इज असेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, ये नॉन, ये हमारा एडजेक्टिव और ये हमारा प्रीपोजिशन। तो पोजिशनिंग इसकी कहां होगी? प्रीपोजिशन की एडजेक्टिव से जस्ट पहले। तो चलिए ये बात याद रखेंगे कि अगर नॉन है, अगर नॉन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो पोजिशनिंग क्या हो जाएगी? थोड़ी सी उसके पहले हो जाएगी, एडजेक्टिव के पहले हो जाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव है हिज, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो जनरली हमारा प्रीपोजिशन का रूल यही कहता था कि नॉन और प्रोनाउन का यूज हम लोग कहां, सॉरी, प्रीपोजिशन का यूज नॉन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है। अब मेन आते हैं एक्सेप्शन। जितने सारे जो रूल्स पढ़ने हैं अलग अलग हम यूज करते हैं, उसे हम एक्सेप्शन के अंतर्गत रखे कि एक्सेप्शन क्या होता है। रूल्स तो हमारा ये कहता है कि नॉन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या कहता है। तो आइए हम चलिए शुरू करते हैं कि एक्सेप्शन आखिर कितने सारे रूल्स आपको हम देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हम कि जो हमारा एक्सेप्शन जैसे रूल हमने बताया आपको कि एक्सेप्शन में हमें पढ़ना क्या क्या है, कि हम प्रीपोजिशन का यूज एक सेंटेंस में नॉन प्रोनाउन के अलावे, इट मींस नॉन प्रोनाउन के पहले यूज जो करते हैं उसके अलावे हम कहां कहां कर सकते हैं। तो देखिए हम जो पहला लिखे कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन डैट, ये आपको जब हम प्रोनाउन चैप्टर का वीडियो अपलोड करूंगा तब वहां पे आपको डैट का डिटेल यूज देखेंगे। तो अभी हम बता रहे हैं कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन डैट, डैट का मतलब वह होता है लेकिन एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है। तो इसका बोलता है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अगर ऑब्जेक्टिव केस में किया गया हो, इट मींस ऑब्जेक्ट को बतलाने के लिए किया गया हो, इसीलिए इसे ऑब्जेक्टिव केस बोल रहे हैं यहाँ पे हम, तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के कहां आएगा? अंत में आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देखें कि दिस इज द मैन दैट आई लिव विद। अब कहीं यूज हो भी नहीं सकता, आप सोचिए कहां पे यूज करेंगे? ऐसा तो नहीं लिख सकते। और प्रॉब्लम जो आपको दिए जाते क्या दिया जाता है यहाँ पे ऐसे करके, दिस इज द मैन विथ दैट या विद हुम, लोग हुम भी यूज करते, विद हुम आई लिव्ड, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं होगी। अगर रिलेटिव प्रोनाउन मेरा डैट या हुम आ रहा है तो हम प्रीपोजिशन को कहां लेके चलेंगे? सेंटेंस के अंत में, ठीक है। हेयर इज द पेन यू आर लुकिंग फॉर, ऐसा नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे डैट मिस हो गया, डैट यू आर लुकिंग फॉर, ऐसा नहीं होगा फॉर डैट यू आर लुकिंग। ऐसा यूज कभी मत कर दीजिएगा कि फॉर को हम डैट के पहले लगा दे, चूंकि डैट हमारा पेन को बता रहा है। तो ऐसा ना करना कि फॉर को हम डैट के पहले लगा दे, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन डैट का यूज किया गया है तो सेंटेंस के अंत में हमारा प्रीपोजिशन आएगा। देखिए सेकंड क्या लिखे कि कभी कभी क्या होता है कि जो हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन देख रहे थे उस रिलेटिव प्रोनाउन को क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है, फिर भी सेंटेंस मेरा सही रहता है। ये भी याद रखेंगे कि हम जब डैट लगा के या हुम लगा के बोल रहे हैं, अगर हम हटा भी देते हैं तो सेंटेंस के मीनिंग पे कुछ भी असर नहीं पड़ता है। अब हमने लिखा कि यदि ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन डैट या हुम, जैसा हमने वहां पे छोड़ दिया था, अब यहाँ पे हुम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि हुम को हटा दिया जाता है तो प्रीपोजिशन अंत में ही आएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि प्रीपोजिशन पहले चला आएगा,
प्रीपोजिशन तब भी अंत में ही रहेगा। जैसे लिखा मैंने सेम सेंटेंस को यहाँ पे लिखा, दिस इज द मैन आई लिव्ड विथ, या वही आदमी है जिसके साथ मैं रहता था। ठीक है, तो इस तरह के जब सेंटेंसेज आपको मिलेंगे तो प्रीपोजिशन अगर यूज करना है उस सेंटेंस में तो हमेशा याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन कहाँ आएगा, सेंटेंस के अंत में आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको दो रूल्स बताए, रूल 1 और रूल 2, कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन पोजिशनिंग उसकी क्या होती है। ठीक है, याद फिर से मैं आपको करा दूं कि अगर दैट या होम का यूज अगर आप ऑब्जेक्टिव केस रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में चला जाएगा। आई रीड इन, क्या बोलते हैं, आई रीड इन क्लास 8, आई रीड इन क्लास 8, ये सेंटेंस गलत होता भी है। मेरे मन में ऐसा आया कि हम लोग जनरली यूज करते हैं आई रीड इन क्लास 8, ये सेंटेंस गलत होता है। हमें क्या बोलना चाहिए, आई रीड इन, अब देखिए थोड़ा सा चलिए हम समझा देते हैं आपको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर लू, आई रीड इन क्लास 8, चलिए यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, यहाँ पे सॉरी नंबर में लिख दी। सेंटेंस हम लोग जनरली यही बोलते हैं, हम बच्चे से सीखता है आई रीड इन क्लास 8। कभी गौर किए कि ये सेंटेंस गलत है, ऐसा क्यों? ये सेंटेंस गलत होता है बट हम लोग शुरू से स्कूल से पढ़ते आए ये सेंटेंस सही है। अब गलत हम इसको किस बेसिस पे काट रहे ये देखेंगे हम। जब आप देखते हैं कि जब नाउन आता है तो उसकी विशेषता बतलाने के लिए एडजेक्टिव आता है, तो क्या एडजेक्टिव को आप बाद में लिखते हैं? अगर नाउन की विशेषता बतलाने वाला है तो उसे नाउन के पहले रखते हैं। तो एडजेक्टिव मेरा 8 है, यहां ऐसा होना चाहिए 8th क्लास, आई रीड इन 8th क्लास। बहुत कम लोग बोलते हैं बट सही यही होता है। क्योंकि हम प्रीपोजिशन पढ़ा रहे थे तो ऐसे ही मुझे याद आ गया। तो चलिए हम अपने चलते पुराने रूल की तरफ। देखिए एक्सेप्शन नंबर 3 क्या होगा। थर्ड एक्सेप्शन क्या कह रहा है, यदि विच व्हाट हुज का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के जैसा हो तो भी प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में आता है। विच व्हाट और हुज का प्रयोग यदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के जैसा यूज किया गया हो तो तब भी प्रीपोजिशन कहां आएगा, सेंटेंस के अंत में आएगा। विच क्लास डू यू रीड इन, अब हम लोग क्या बोलते हैं, इन विच, हम लोग क्या बोलते हैं, इन विच। सही है वो भी, ये भी सही है, बट सॉरी ये सही है बट ये बेटर है। जैसे बोलते हैं ना गुड और बेटर, तो ये हो गया कि ये हमारा सही है, लेकिन उससे ज्यादा सही है कि हम प्रीपोजिशन को कहां यूज करें, सेंटेंस के अंत में यूज करें। व्हाट वाज ही टॉकिंग अबाउट, अबाउट व्हाट ये भी हम बोल सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हम बोले व्हाट वाज ही टॉकिंग अबाउट। देखिए उसके आगे कि यदि वेयर का प्रयोग इंटरोगेटिव वर्ड क्या होता है कि जब हम लोग WH इंटरोगेटिव पढ़ते हैं वहां पे तो वेयर का भी यूज करते हैं। तो बोलता है कि अगर इसका यूज आप सेंटेंस के शुरू में कर रहे हैं तभी प्रीपोजिशन का यूज हम लोग सेंटेंस के अंत में करेंगे। तो इसको भी हम लोग बोल देते हैं फ्रॉम वेयर। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका भी यूज कर सकते, इसका भी यूज कर सकते, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि बेहतर होगा हम क्या करें, प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के अंत में करें। सही दोनों है बट बेहतर की बात की जाए तो बेहतर हमारा शुरू वाला होगा। जो इस तरह के कंपटीशन में आपको सेंटेंसेस इस तरह से मिलते हैं, ना कि इस तरह से मिलते हैं। क्लियर? तो हम देखें कुछ और एक्सेप्शंस के रूल। तो फ्रेंड्स देखें हम कि अगला एक्सेप्शन हमारा क्या कह रहा है कि इंफिनिटिव फ्रेज का अगर आप यूज करते हैं, इट मींस किसी भी सेंटेंस में 2 + वर्ब 1 का यूज करते हैं, अगर उसके साथ प्रीपोजिशन लगाना है तो कभी 2 के पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा। क्या आएगा? उस इंफिनिटिव फ्रेज के बाद में हमारा प्रीपोजिशन आएगा। जैसा हमने एग्जांपल्स में लिखा है, आई हैव अ पेन टू राइट विद। देखिए यहां पे इंफिनिटिव आया है, पेन टू राइट, सॉरी, आई हैव अ पेन टू राइट विद। अब प्रीपोजिशन मेरा कहां आया है, सेंटेंस के अंत में। ऐसा नहीं कि यहां पे मत लिख दीजिएगा आई हैव पेन विथ टू राइट। और जो SSC के कभी पैसिव वॉइस वगैरह बनाओ आप तो इसी तरह के आपको प्रॉब्लम वहां पे दिया जाता है, थोड़ा सा एक वर्ड उधर कर दे, थोड़ा सा एक वर्ड इधर कर दे। तो ये सब चीजें आप देखेंगे कि जब भी हम इंफिनिटिव फ्रेज, इंफिनिटिव जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो डिटेल ऐसे मैंने एक वीडियो आपको बना करके डाला हुआ है अपने चैनल पे, वहां पे जाके आप इंफिनिटिव के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इंफिनिटिव जब भी आएगा इंफिनिटिव फ्रेज तो प्रीपोजिशन कहां चला जाएगा, हमारा सेंटेंस के अंत में। जैसे मैंने लिखा है डू यू हैव अ हाउस टू लिव इन, क्या आपके पास रहने के लिए घर है। अब हम लोग सेंटेंस बोलते तो कितना, इतना ही बोलते हैं,
डू यू हैव अ हाउस टू लिव, तो ये सेंटेंस मेरा अधूरा है। सेंटेंस कब कंप्लीट होगा, जब इसके साथ जो टू लिव है इसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है उसे लगाने के बाद। क्लियर? तो कभी सेंटेंस को आधा अधूरा मत छोड़िए, जो भी उसके साथ लग रहा है उसे कंप्लीट कीजिए। तो आइए देखते हैं लास्ट आपका क्या है कि पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंत में आता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे वहां पे भी आप फ्रेजल वर्ब बोल दे या कुछ भी बोल दे, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब भी हमारा प्रीपोजिशन कहां आता है, सेंटेंस के अंत में आता है। जैसे लिखे द केस हैज बीन इंक्वायर्ड इनटू, केस की जांच पड़ताल की गई, तो सेंटेंस के अंत में हम आया प्रीपोजिशन हमारा इनटू। द पेशेंट वॉज ऑपरेटेड ऑन, पेशेंट का ऑपरेशन किया गया, जांच पड़ताल जो भी आप बोलते वो किया गया, तो यहां पे हमारा प्रीपोजिशन क्या आया, सेंटेंस के अंत में आया। क्लियर? सॉरी। तो इस तरीके से देखें कि हमने आपको लगभग आई थिंक 6 प्रीपोजिशन पढ़ाए यहाँ पे, जो कि एक तो मेन आपका रूल्स हो गया जो आपको बता रहा था कि एक प्रीपोजिशन नॉन और प्रोनाउन के पहले आता है, लेकिन उसके बाद हमने सारे एक्सेप्शन के तहत रूल पढ़े, रूल्स ही पढ़े बट उसे हम एक्सेप्शन के तहत लिखे कि जनरली रूल्स कहता है कि नॉन प्रोनाउन के पहले आता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहां पे नॉन प्रोनाउन को छोड़ देते हम लोग, और सेंटेंस के ज्यादातर हमने जितने पढ़े सेंटेंस के अंत में प्रीपोजिशन रखते। तो आई होप कि आपको प्रीपोजिशन का ये जो वीडियो था आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गुरु।